क्या ये तो सिर्फ टी शर्ट है? क्या मुझे यही पहनना पड़ेगा? चांदनी ने खुद से कहा और फिर से विवेक को आवाज लगाई। सुनिए। विवेक जो बाथरूम के बाहर ही खड़ा था वो बोला। हाँ। उसकी बात पर चांदनी फिर से बाथरूम से झांकते हुए बोली। वो ये तो सिर्फ टी शर्ट है। हाँ यही है। अभी ये पहन लो, सुबह तक क्लॉथ्स अरेंज हो जाएंगे। विवेक ने इतना कहा और वहां से चला गया। क्या? सुबह कपड़े आएंगे? तब तक मुझे सिर्फ यही पहनना होगा? चांदनी ने खुद से कहा, फिर रोने जैसा मुंह बनाकर बोली। भाभी सही कहती हैं। मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ। अपना बैग तो साथ में रखना चाहिए था। विवेक अपने फोन में कुछ देख रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और उसने नजर घुमाकर चांदनी को देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चांदनी ने विवेक की ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों से ऊपर थी। इसमें उसकी गोरी टांगे और थाइस नजर आ रहे थे। उस पर चांदनी के बाल भी गीले थे और उसके गाल और कंधे को छूती हुई बालों की कुछ लटें जिन्हें चांदनी घबराते हुए कान के पीछे टक कर रही थी। चांदनी को देख विवेक को अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रही थी और उसका गला भी सूखने लगा था। कुल मिलाकर कहें तो विवेक की हालत खराब हो रही थी। जहाँ विवेक की नज़र चांदनी से हटी नहीं रही थी, तो वहीं बेचारी चांदनी शर्म के मारे सिर्फ जमीन को ही घूरे जा रही थी और साथ ही अपनी टी शर्ट को बार बार नीचे की तरफ खींच रही थी। चांदनी जैसे तैसे खुद को एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। हाँ, चांदनी दर्द से चिल्लाई और विवेक तुरंत उसके पास गया। तुम ठीक हो? विवेक की बात पर चांदनी ने नजर उठाकर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि वो शर्टलेस था। उसने सिर्फ एक ब्लैक कलर ट्राउजर पहना था। इसे देख चांदनी समझ गई कि विवेक ने सिर्फ ये टी शर्ट उसे क्यों दी, क्योंकि उसके पास भी कपड़े नहीं थे और ये उसकी ही पहनी हुई टी शर्ट है। अब तो विवेक को ऐसे देख चांदनी का भी हाल बुरा हो रहा था, क्योंकि वो भी विवेक से नजरें नहीं हटा पा रही थी और ये बात विवेक भी महसूस कर रहा था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था और उसकी मस्कुलर बॉडी चांदनी को कुछ ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से चांदनी भी बेचैन हो रही थी। चांदनी को ऐसे खोया देख विवेक ने फिर कहा, तुम ठीक हो? तो चांदनी वैसे ही खोए हुए अंदाज से बोली, नहीं, अब आप ऐसे रहेंगी तो मैं कैसे ठीक रहूंगी? वाट? विवेक ने तेज आवाज से कहा। तो चांदनी को होश आया और उसे अपने पैर में दर्द का एहसास हुआ। उसके पैर में पहले से ही मोच आई हुई थी और अब फिर उसे किसी चीज से टकराने की वजह से पैर में दर्द होने लगा। चांदनी को ऐसे देख विवेक ने तुरंत उसे गोद में उठाया और चांदनी घबरा गई और अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये आप क्या? उसने एक हाथ विवेक के कंधे पर रखा और दूसरे से अपनी टी शर्ट को थाई की तरफ से कस के पकड़ लिया। इधर विवेक की भी धड़कनें बढ़ रही थीं क्योंकि चांदनी उसकी बाहों में थी और चांदनी के गर्म हो चुके गाल उसके सीने को छू रहे थे। विवेक चांदनी को बेड की तरफ लेकर आया और उसे आराम से बैठाते हुए खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। चांदनी तुरंत अपने पैरों को तकिए से कवर करने लगी। तभी विवेक ने चांदनी के पैर को हाथ लगाना चाहा कि चांदनी ने फौरन अपना पैर पीछे खींच लिया और विवेक का हाथ हवा में ही रह गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत होइए, चांदनी ने हिचकते हुए कहा। विवेक ने कहा, मुझे दिखाओ, कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो। और उसने चांदनी के पैर की तरफ हाथ बढ़ाया कि विवेक का हाथ गलती से चांदनी की थाई को टच हो गया। तो चांदनी एकदम घबरा गई और थोड़ा तेज बोली, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप क्यों हाथ लगा रहे हैं? चांदनी की बात सुनकर विवेक उसे अजीब निगाहों से देखते हुए सर्द आवाज में बोला, क्यों, तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? विवेक की ऐसी आवाज से चांदनी अंदर तक कांप गई और वो कुछ बोलती कि उससे पहले विवेक उसके बेहद करीब आया और आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से से बोला, बताओ मुझे, क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं है? चांदनी ने डरते हुए कहा, वो मेरा मतलब। वो अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले विवेक गुस्से से बोला, क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ। यह सुनकर चांदनी एक पल के लिए बहुत घबरा गई। उसकी धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थीं। चांदनी तो बस उसे अपने पैर पर हाथ लगाने से मना कर रही थी, लेकिन विवेक ने उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। आज विवेक के मन में चांदनी के लिए अलग सी फीलिंग बढ़ रही है, जो उसे चांदनी की ओर करीब ले जाना चाह रही है। लेकिन उस पर अब चांदनी का विवेक को उसे छूने न देना विवेक को उसके दिल में हलचल पैदा कर रहा है। मानो वो विवेक को खुद से दूर करना चाहती है और ये बात विवेक अपने दिल को समझा नहीं पा रहा। जब चांदनी ने कुछ नहीं कहा तो विवेक का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने चांदनी को कंधे से कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ जो चाहो वो कर सकता हूँ।
तुम्हें जहाँ चाहूँ वहाँ हाथ लगा सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। विवेक की बात सुनकर चांदनी एक पल को सन्न रह गई, क्योंकि उसने आज तक इस तरह से बात कभी नहीं की थी। और चांदनी जो हमेशा विवेक के साथ सेफ फील करती थी, अब उसे ऐसे देखकर आज उसके दिल में फिर से एक दर्द उठने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपना चेहरा हाथों से छिपाया और रोने लगी। फिर रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपको। उसने अपनी बात भी पूरी नहीं की और जोर से रोने लगी। चांदनी को ऐसे रोता देख अब विवेक को तकलीफ होने लगी और वो बस आंखें बंद किए सोचने लगा कि उसने ये सब क्या कह दिया। विवेक ने तुरंत चांदनी को अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया था। चांदनी उसे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवेक ने उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। चांदनी के करीब होने का एहसास विवेक के गर्म हो चुके शरीर को बहुत ठंडक दे रहा था और वो इस पल में इस एहसास में खोया जा रहा था। तो वहीं चांदनी के दिमाग में एक अलग ही बात चल रही है। एक तरफ विवेक का साथ उसकी करीबी उसे सुकून दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देर पहले विवेक ने जैसे बात की, चांदनी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। चांदनी थोड़े गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हो, सच में आप बहुत बुरे हो। यह बोलकर चांदनी सुबकने लगी। विवेक तो बस आंखें बंद किए उसे अपने सीने से लगाए हुए था। कुछ देर बाद जब चांदनी शांत हुई तो विवेक ने उसके बाल ठीक किए और उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया कि चांदनी थोड़ा हिचकते हुए पीछे हट गई, क्योंकि वो विवेक पर गुस्सा थी। अब चांदनी का ऐसे दूर होना विवेक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो उठा और गुस्से से दरवाजा पटकते हुए रूम से बाहर चला गया। चांदनी तो बस उसे अपनी नम आंखों से हैरान होकर जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जब इनकी मर्जी होती है प्यार से रहते हैं, जब मन हो गुस्सा करते हैं। मैं इन्हें कैसे समझ पाऊंगी। चांदनी ने रोते हुए कहा और पेट के बल लेट गई। इधर विवेक तेजी से कार चलाता हुआ कहीं जा रहा है और आज उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। करीब 1 घंटे बाद उसने ब्रेक लगाया और वो आहूजा बिला पहुंच चुका था। वो तेज कदमों से अंदर आया और अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गया। विवेक ने अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में बस चांदनी का ख्याल आ रहा है। क्या हो गया था मुझे? क्यों मैं हमेशा उसके करीब जाना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ? क्यों हमेशा मेरे दिल में उसे पाने की ख्वाहिश रहती है? फिर एक पल रुककर बोला, मैंने उससे तो कभी नहीं पूछा वो क्या चाहती है, तो मैं कैसे उसे अपने करीब आने के लिए, इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर कर सकता हूँ। अगले दिन आहूजा मिला। ब्रेकफास्ट के टाइम सब खाना खाने आए और आज फिर चांदनी और विवेक दोनों वहां नहीं थे। तो विकास जी ने उनके बारे में पूछा। माधुरी उदास मन से बोली, डैड, चांदनी अपनी चाची के पास गई है और देवर जी भी वहीं है। माधुरी को उदास देख विकास जी बोले, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तो सतीश बोला, डैड, माधुरी चांदनी के जाने से थोड़ी परेशान है। देखिए ना डैड, अभी उसे यहाँ होना चाहिए था और वो चली गई, माधुरी ने कहा। तो विकास जी उसे देख मुस्कुराए, फिर समझाते हुए बोले, बेटा तुम परेशान मत रहो, वो जल्दी आ जाएगी। विकास जी की बात पर माधुरी ने हाँ कहा और हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी वहां तेज कदमों से विवेक आया और नाश्ते के लिए बैठ गया। उसने थोड़े गुस्से से सर्वेंट को बुलाया तो सर्वेंट भागता हुआ उसके पास आया। आई वांट माई कॉफी इन 2 मिनट्स। विवेक की तेज आवाज सुनकर बेचारा सर्वेंट भागता हुआ किचन में गया और उसने कॉफी के लिए सेब को कहा। विवेक के ऐसे बर्ताव करने से सभी समझ रहे हैं कि आज उसका मूड ठीक नहीं है। वैसे तो विवेक ज्यादातर ऐसे ही रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो सबके साथ अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन आज फिर वो अपने पुराने रूप में है, जिसे देख सब थोड़े हैरान है। विकास जी ने पूछा, बेटा तुम कब आए? उनकी बात पर विवेक ने कहा, कल रात। फिर विकास जी ने चांदनी के बारे में पूछा, बेटा चांदनी कैसी है? तो विवेक फिर इतना ही बोला, वो ठीक है। बेटा अभी अचानक चांदनी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? देखो माधुरी बेटी कितनी उदास है और घर में फंक्शन भी तो होने वाला है। विकास जी ने कहा तो विवेक ने हैरानी से कहा, फंक्शन? कैसा फंक्शन? उसकी बात पर सतीश बोला, माधुरी की गोद भराई का, जो इसी हफ्ते होना है। हाँ तो वो तब तक आ जाएगी। सतीश की बात पर विवेक ने कहा कि उतने में गायत्री जी तुरंत बोली, क्या जरूरत है उसे बुलाने की, वो वहीं ठीक है। गायत्री जी की ये बात सुनकर सब बहुत हैरान हो गए थे, खासकर विकास जी। और सबको खुद को ऐसे देखते पाकर गायत्री जी बात बदलते हुए बोली, कितने दिनों बाद वो गई है, अब कुछ दिन उसे रहने दो, उसे और उसकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। अब गायत्री जी की ये बात सबको ठीक लगी, लेकिन उनकी
पहले कई बात ना जाने क्यों विकास जी को बहुत खटक रही थी। उन्होंने एक नज़र गायत्री जी को देखा, फिर उठकर वहां से चले गए। विकास जी को जाते देख गायत्री जी भी उठकर चली गईं, ये बोलकर कि उन्हें कोई अर्जेंट काम है। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अपने नाश्ते में लग गए। ब्रेकफास्ट के बाद विकास जी और विवेक सब ऑफिस चले गए। सतीश आज माधुरी के साथ घर पर है क्योंकि वो थोड़ा लो फील कर रही है। गायत्री जी भी किसी काम से अपनी फ्रेंड के घर गई और विहान वो तो माही से बात करने में बिजी है। फार्म हाउस में चांदनी की नींद डोर नॉक होने से खुली और उसने अपने आसपास देखा तो विवेक वहां नहीं था। तो वो खुद से बोली, क्या ये रात को वापस नहीं आए? वो अपने ख्यालों में थी कि फिर से डोर नॉक हुआ तो चांदनी दरवाजे के पास गई और बिना दरवाजा खोले अंदर से ही पूछने लगी, कौन है? बाहर एक सर्वेंट उसका बैग लेकर खड़ा था तो उसने कहा, मैडम आपका बैग आ गया है। उसकी बात पर चांदनी ने कहा, आप वो बाहर ही रख दीजिए। चांदनी की बात पर वो सर्वेंट बैग रखकर चला गया और कुछ देर बाद चांदनी ने धीरे से दरवाजा खोला और बैग उठा लिया। उसके बाद वो फटाफट रेडी होकर नीचे आ गई, ये सोचकर कि शायद विवेक नीचे होगा। चांदनी नीचे पहुंची तो देखा निखिल वहां हॉल में बैठा हुआ था, लेकिन विवेक वहां नहीं था। वो अपनी सोच में ही थी कि निखिल चांदनी को देख मुस्कुराते बोला, गुड मॉर्निंग। उसकी बात पर चांदनी ने भी उसे विश किया। निखिल ने पूछा, विवेक कहाँ है? यह बात सुनकर चांदनी हिचकते हुए बोली, मुझे नहीं पता, कल रात वो कहीं चले गए थे, लेकिन सुबह देखा तो वो कमरे में नहीं थे। वो तुम्हें कुछ बताकर गया? कहाँ जा रहा है? निखिल ने पूछा तो चांदनी ने बस नामे से रिलाया। ऐसा क्यों? निखिल ने हैरान होकर कहा तो चांदनी थोड़ा उदास होते बोली, वो किसी बात पर हमारी बहस हुई तो वो नाराज हो गए थे और बिना बोले गुस्से में यहाँ से बाहर चले गए, फिर अब तक नहीं आए। ये बोलकर चांदनी ने अपना सिर झुका लिया। चांदनी की बात सुनकर निखिल को विवेक पर गुस्सा तो आया और वो जानता है उसका नेचर कैसा है, लेकिन वो अब चांदनी को भी दुखी नहीं देख पा रहा था। यही सोचकर उसने तुरंत विवेक को फोन लगाया, लेकिन उसने पिक नहीं किया। निखिल समझाते हुए बोला, देखो चांदनी, विवेक थोड़ा। उसकी बात सुनकर चांदनी बात काटते हुए बोली, पता है वो कैसे है? उनका जब मन होता है अच्छे बन जाते हैं और जब मन करे बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो कोई अनजान हो। इतना बोलकर चांदनी वहां से किचन की तरफ चली गई। तो निखिल सोच में पड़ गया, अब वो चांदनी को कैसे समझाए कि विवेक उसका बुरा नहीं चाहता, बस उसका बिहेवियर कभी कभी ज़्यादा रूड हो जाता है। तभी चांदनी उसके लिए खाना लेकर आई और जाने लगी कि निखिल ने उसे साथ बैठने को कहा तो चांदनी भी वहीं बैठकर खाना खाने लगी। पूरे टाइम चांदनी बहुत खामोश थी और निखिल उसका कारण भी अच्छे से जान रहा था। कुछ देर बाद निखिल और चांदनी अभी भी हॉल में बैठे हैं तो निखिल ने ही सोचा वो चांदनी से कुछ बात करे, क्योंकि वो बहुत शांत थी। चांदनी, निखिल ने उसका नाम पुकारा तो चांदनी ने हाँ कहा। तो निखिल बोला, तुम उस हिटलर के बारे में ज्यादा मत सोचो, उसकी तो मैं अच्छे से खबर लूंगा, ठीक है? चांदनी हल्का सा मुस्कुराई तो वो बोला, तुम्हें पता है जब विवेक से मैं पहली बार मिला था तो मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे समझा तो उससे ज्यादा अच्छा दोस्त या फिर यह कहें भाई दुनिया में और कोई नहीं है। निखिल की बात पर चांदनी ने उसे देखा तो वो समझाते हुए बोला, देखो चांदनी, हर रिश्ते में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को हमारी परवाह नहीं है। ये सुनकर चांदनी सोच में पड़ गई। ये सच्ची तो है, विवेक ने उसके साथ भी कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे हर मुश्किल से बचाया और उसी की वजह से वो आज यहाँ है, वरना गायत्री जी तो उसे उसकी चाची के पास भेज रही थी और फिर ना जाने उसके साथ क्या होता। आप सही कह रहे हो, आज इन्होंने मेरे लिए जो किया, मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन यह भी सच है कि हमारी राहें कभी नहीं मिलेंगी। चांदनी की बात पर निखिल ने उसे देखा और कहा, वो तो तुम दोनों तय करोगे कि तुम्हें साथ चलना है या फिर अकेले। निखिल की बात पर चांदनी सोच में पड़ गई, अब वो उसे क्या कहे, क्योंकि सच तो यही है कि विवेक ने उसकी जगह किसी और को अपने लिए चुना है और वो ही उसके साथ चलेगी। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, हमारे प्यार की राहें मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी। चांदनी को यूं खोया देख निखिल बोला, हे कहाँ खो गई? तो चांदनी ने उसे एक नजर देखा और बोली, वो कुछ नहीं। फिर बात बदलते हुए बोली, आपको काम पर नहीं जाना क्या? निखिल तपाक से बोला, तुम भी बिल्कुल माही की तरह बात कर रही हो, क्योंकि उसे भी मेरा घर में रहना पसंद नहीं है।
नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, चांदनी ने थोड़ा परेशान होकर कहा। चांदनी को ऐसे घबराते देख निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, चांदनी तुम ही ना, इतना परेशान मत हुआ करो। मैं बस मजाक कर रहा था, जैसे माही से करता हूँ। और तुम भी तो मेरी बहन जैसी हो। निखिल की बात पर चांदनी मुस्कुराई और बोली, तो क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? निखिल मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? चांदनी ने कहा। तो निखिल बोला, बस इतना कि तुम मुझे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखनी चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कभी दुखी देखा तो? निखिल ने अपनी आंखें भींचते हुए नकली गुस्सा होते हुए कहा। तो चांदनी हंसते हुए बोली, ठीक है भाई, मैं खुश रहूंगी। चांदनी की बात पर निखिल भी मुस्कुराया। और तभी निखिल को एक कॉल आया। तो वो बोला, हाँ आ रहा हूँ। फिर चांदनी को देखते हुए बोला, अभी मुझे जाना होगा, उस हिटलर की क्लास भी तो लेनी है। कैसे उसने मेरी बहन को परेशान किया। निखिल की बात सुनकर चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और निखिल भी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। आहूजा बिला दिन के पर सतीश सोफे पर बैठा कुछ काम कर रहा है, तो माधुरी बालकनी में खड़ी है। माधुरी को ऐसे देख सतीश उसके पास गया और उसे अपनी तरफ पलटते हुए उसके गाल पर किस किया। लेकिन माधुरी अभी भी उदास थी। तो सतीश बोला, अभी फंक्शन में टाइम है, तब तक उसे वहां रहने दो। आई प्रॉमिस, चांदनी उस दिन यही होगी तुम्हारे सामने। सतीश की बात पर माधुरी मुस्कुराने लगी कि तभी उसे अपने पेट में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सतीश ने फिक्र और हैरानी के साथ कहा। तो माधुरी हकलाते हुए बोली, बेबी। सतीश इस बात से अब बहुत ज्यादा डर गया था और घबराते हुए बोला, बेबी? क्या हुआ बेबी को? उसकी बात पर माधुरी धीरे से हकलाते हुए बोली, किक मारी बेबी ने, किक मारी। माधुरी की बात सुनकर सतीश के चेहरे पर जो डर और घबराहट के भाव थे, अचानक खुशी में बदल गए। सतीश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तो उसने भी तुरंत माधुरी के पेट पर हाथ रखा कि बेबी ने फिर से एक किक मारी। यह महसूस कर सतीश और माधुरी दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगे और खुशी से दोनों की आंखें चमकने लगीं। लेकिन फिर कुछ ही पलों में माधुरी की आंखें नम छलक गईं, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ फील किया था और सतीश ये बात बहुत अच्छे से जानता था। सतीश ने तुरंत माधुरी को अपने सीने से लगा लिया। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और वो माधुरी के बाल सहलाने लगा। तो माधुरी भी उसकी बाहों में खुद को छिपाकर मुस्कुराने लगी। आहूजा इंडस्ट्रीज, विवेक अपने केबिन में है और थोड़ा गुस्से में है कि निखिल वहां आया। तो विवेक बोला, तुझे बस बैग ले जाने को कहा था, वहां टाइम पास करने के लिए नहीं बोला था। निखिल ने नामे सिर हिलाया और बोला, यार विवेक, अब तेरा मूड खराब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो मेरी चांदनी, मेरी छोटी बहन, उसके साथ कुछ बातें ही तो कर रहा था। वाट, वो तेरी बहन कब से बन गई? विवेक ने पूछा। तो निखिल बोला, मैंने तो हमेशा उसे माही जैसा ही माना है। अब तू ऐसे अचानक वहां से चला गया तो वो थोड़ी उदास थी। और तेरा पता नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता था। निखिल ने समझाते हुए कहा, अच्छा, तो यहाँ क्यों आया? वहीं रहता अपनी बहन के पास। विवेक ने गुस्से से कहा। तो निखिल बोला, विवेक, क्या हुआ तुझे? तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे ऐसे चले जाने से उसे कैसा फील हुआ होगा? तुझे बस उसकी परवाह है, और मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या? विवेक की बात पर निखिल हैरानी से बोला, फीलिंग्स? तेरी फीलिंग्स? तू जानता भी है क्या बोल रहा है? तुझे क्या पता इस बारे में? फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, और तू कब से किसी के लिए कुछ भी फील करने लगा, जब तुझे प्यार और शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? निखिल की आवाज़ सुनकर विवेक उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। तो निखिल बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू इस शादी को सीरियसली ले रहा है? अब निखिल की आवाज़ सुनकर विवेक का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसने बिल्कुल यही बात एंगेजमेंट के दिन नैना से कही थी। विवेक को ऐसे खोया देख निखिल फिर बोला, विवेक, तू शायद भूल रहा है ये शादी तूने क्यों की है, और ये भी कि कुछ टाइम बाद तू चांदनी को इस रिश्ते से आजाद करने वाला है। निखिल की आवाज़ सीधा विवेक के दिल पर चोट लगने जैसा था और उसने गुस्से से कहा, तेरा क्या मतलब है निखिल? मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? निखिल मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल है विवेक, तभी तो तू मेरी बात पर इतना बेचैन हो गया है। देख खुद को, चांदनी से दूर होने की बात से ही तेरी हालत क्या हो रही है। ये बात सुनकर विवेक ने टेबल पर हाथ पटका और गुस्से से बोला, किसी के होने या ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता निखिल।
हाँ, तो तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कर अपनी मर्जी। इतना ही है तो तू उसे फार्म हाउस क्यों लेकर गया? ले जाता उसके चाचा चाची के पास, जहाँ वो फिर उसकी जिंदगी नरक बना देते। निखिल ने गुस्से से कहा तो विवेक और भी ज्यादा गुस्से से बोला, निखिल जस्ट शट अप। निखिल हंसते हुए बोला, तुझसे नहीं होगा विवेक। अगर ऐसा कर पाता तो शायद पहले ही कर देता, लेकिन तेरे अंदर क्या चल रहा है ये तू भी नहीं जानता। विवेक गुस्से से बोला, तो क्या तू जानता है? उसकी बात पर निखिल बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुझे भी, और तेरे अंदर की इस बेचैनी को भी, लेकिन क्या है ना, तू ये समझ नहीं पाएगा। फिर निखिल ने विवेक के दिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्योंकि ये जो तेरा दिल है ना, तूने इसकी कभी सुनी ही नहीं। जब सुनेगा तो समझ जाएगा कि तू आखिर चाहता क्या है। इतना बोलकर निखिल गुस्से से बाहर चला गया। निखिल के जाते ही विवेक ने गुस्से से अपने टेबल की सारी फाइल्स यहाँ वहाँ फेंकी और अपना सिर पकड़ते हुए बोला, नहीं फर्क पड़ता मुझे, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं कुछ फील नहीं करता हूँ। और विवेक गुस्से से केबिन से बाहर निकल गया। फार्म हाउस में चांदनी पूरा दिन विवेक के आने का वेट करती रही, और जब काफी वक्त तक वो नहीं आया तो चांदनी समझ गई वो आज नहीं आएगा। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और विवेक फार्म हाउस नहीं आया। वो दुखी मन से घंटों भर बालकनी में बैठकर आसमान को देखती रहती थी, और वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बिता रही थी। चांदनी इस बात से थोड़ी परेशान तो थी, लेकिन चौहान विला जाने से तो अच्छा यही रहना है। वो ये भी सोच रही थी कि हो ना हो सही वक्त आने पर, जब विवेक का गुस्सा शांत होगा, तो वो उसे वापस घर ले ही जाएगा। दूसरी तरफ विवेक, जिसका मूड आजकल बहुत खराब है, वो जल्दी ऑफिस चला जाता है और सबके सो जाने के बाद आता है। घर में सबको उसकी हरकत अजीब लग रही है, लेकिन अब उससे इस बारे में कौन कहे। सतीश विवेक से चांदनी को घर लाने की बात तो करना चाहता है, लेकिन उन दोनों की मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। इसलिए सतीश ने जिम्मेदारी निखिल को दी है कि वो चांदनी को उसके चाचा चाची के घर से वापस लेकर आए। और सतीश माधुरी को यह सरप्राइज देना चाहता है, तो उसने निखिल को कहा वो इस बारे में किसी से ना कहे, विवेक से भी नहीं। इसलिए निखिल और सतीश के प्लान के मुताबिक निखिल देर रात को चांदनी को विला लेकर आएगा और माधुरी सो चुकी होगी। रात का वक्त फार्म हाउस में चांदनी उदास बैठी थी कि निखिल वहां आया, और निखिल को देख चांदनी मुस्कुराई और बोली, भाई तुम इस वक्त यहाँ? जल्दी पैकिंग करो, हम बिला जा रहे हैं। निखिल की बात पर चांदनी की आंखें चमकने लगी। फिर अगले ही पल वो उदास होकर बोली, लेकिन इन्हें पता चला तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। फिर मन में बोली, अगर मैं वापस गई तो कहीं मम्मी नाराज ना हो जाए। चांदनी अपने ख्यालों में थी कि निखिल बोला, तुम हमेशा कहाँ गुम हो जाती हो, जल्दी करो। चांदनी ने नामे से हिलाया तो निखिल बोला, सतीश भाई का ऑर्डर है, तुम्हें घर वापस लेकर जाना है। उसकी बात पर चांदनी कुछ कहती कि निखिल फिर बोला, कोई बहसबाजी नहीं, चलना है मतलब चलना है। और ज्यादा ही उस हिटलर की पड़ी है ना, तो मैं सतीश भाई को बोल देता हूँ, तुम उनकी बात नहीं मान रही। नहीं नहीं भाई, मैं चलती हूँ, प्लीज आप नाराज मत हो, चांदनी ने कहा तो निखिल मुस्कुराया और कुछ देर में दोनों बिला के लिए निकल गए। आहूजा बिला, कल कोद भराई का फंक्शन है, तो डिनर के बाद गायत्री जी और सतीश के साथ बाकी सभी हॉल में बैठे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मम, कल की सभी तैयारी हो गई है, सतीश ने कहा तो गायत्री जी बोली, हाँ मैंने भी सबको इनविटेशन भेज दिया है। फिर विकास जी की ओर देखते हुए बोली, मैंने जानवी और नैना को भी फंक्शन के लिए इनवाइट कर दिया है। विवेक जो तेज कदमों से ऑफिस से वापस आ रहा था, जैसे ही उसने नैना का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए, तो वो वापस आया और गायत्री जी के सामने खड़ा हो गया। जी ने विवेक का चेहरा देखा और पूछा, बेटा तुम ठीक हो? कई दिनों से हम सब देख रहे हैं तुम कुछ परेशान हो। उनकी बात पर विवेक ने सिर्फ इतना कहा, डोंट वरी डैड, आई एम फाइन। विवेक की बात पर विकास जी मुस्कुराए और सब फिर से अपनी बातों में लग गए। तभी विवेक ने पूछा, मम क्या आपने नैना को भी इनवाइट किया है? तो गायत्री जी बोली, हाँ क्यों, क्या हुआ? विवेक ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, लेकिन मम उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? तो गायत्री जी बोली, विवेक जानवी मेरी फ्रेंड है, और अब तो तुमने नैना को भी चांदनी के बारे में सब बता ही दिया है। गायत्री जी की आवाज सुनकर तो विवेक हैरान हो गया और सबसे एक्सक्यूज मी बोलकर अपने रूम में आ गया। सब विवेक के ऐसे जाने से हैरान थे, लेकिन गायत्री जी समझ गईं कि विवेक क्यों चला गया। गायत्री जी सबको समझाते हुए बोली, आप सब परेशान ना हो, मैं विवेक से बात करती हूँ। यह बोलकर वो विवेक के कमरे में आ गई। विवेक कमरे में था कि तभी गायत्री जी ने
डोर नॉक किया तो विवेक उनके पास जाते हुए बोला, मम आप अभी क्या बोल रही थी? गायत्री जी तुरंत बोली, विवेक तुम्हें हमें सच बता देना चाहिए था। विवेक सोच में पड़ गया कि गायत्री जी आखिर किस बारे में बात कर रही हैं। वो अपनी सोच में था और जब विवेक ने कुछ नहीं कहा तो गायत्री जी ही बोली, जानवी मुझे किसी पार्टी में मिली थी तो उसने मुझे बता दिया कि तुम्हारी और नैना की क्या बात हुई है। गायत्री जी की बात पर विवेक के चेहरे के भाव बदल गए और वो गुस्से से बोला, मम आप कुछ नहीं जानती हो। विवेक की बात पर गायत्री जी मुस्कुराई, मैं सब जानती हूँ विवेक, तुमने नैना से शादी की तारीख आगे बढ़ाने को कहा है, तो क्या इसका मतलब तुम चांदनी से अलग? गायत्री जी की बात सुनकर विवेक दांत पीसते हुए बोला, मम प्लीज इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। कभी सोचा है तुम्हारे ऐसा करने से चांदनी का क्या होगा? तुमने तो आज तक शायद उसे नैना के बारे में भी कुछ बताया नहीं। गायत्री जी ने कहा और वापस चली गईं। गायत्री जी के जाते ही विवेक ने गुस्से से एक पंच टेबल पर मारा। नैना, व्हाई यू डिड दिस? विवेक इस वक्त बहुत गुस्से में है और वो नैना से बात करना चाहता है, लेकिन फिर उसने टाइम देखा और उसे अभी कॉल करना ठीक नहीं समझा। विवेक जल्दी से फ्रेश होकर बेड पर बैठ गया कि तभी उसकी नज़र सामने सोफे की तरफ गई और उसे चांदनी का ख्याल आने लगा। वो पेट के बल लेटा और अपने हाथ चेहरा के नीचे फोल्ड किए हुए सोफे को देखता रहा। उसे महसूस हुआ वो अभी यहीं है और चांदनी के बारे में सोचते हुए उसे कब नींद आई पता नहीं चला। इधर देर रात को चांदनी और निखिल विला पहुंचे। फिर अंदर आए तो सतीश पहले से ही वही हॉल में मौजूद था। सतीश चांदनी को देखकर मुस्कुराया और गेस्ट रूम में रहने को कहा ताकि किसी को उसके आने का पता नहीं चले। देखो चांदनी, हमें माधुरी को सरप्राइज देना है, इसलिए ये बात किसी को पता ना चले। ठीक है, सतीश ने कहा तो चांदनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर निखिल चांदनी को रूम में लेकर आया और खुद वापस अपने घर चला गया। चांदनी रूम में बैठी बस यही सोच रही है कि उसे देख माधुरी तो खुश हो जाएगी, लेकिन मम और विवेक न जाने कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं माधुरी को खुश करने के लिए वो बाकी सबको नाराज न कर दे। यही सोचते हुए वो लेट गई और कुछ ही पलों में उसे भी नींद लग गई। आज माधुरी की गोद भराई का फंक्शन है, इसलिए घर में काफी चहल पहल है। फूलों की सजावट हो रही है और बहुत सी तैयारियां भी चल रही हैं। इधर चांदनी भी जल्दी उठी क्योंकि उसे फंक्शन के लिए रेडी होना है और वो ये भी नहीं चाहती कि विवेक उसे देखे, इसलिए उसके उठने से पहले ही वो अपने सब काम निपटाना चाहती है। चांदनी गेस्ट रूम में फ्रेश हुई और फिर अपने रूम में आ गई। उसने बेड पर सोए विवेक को देखा और कुछ पल उसे निहारती रही। फिर अपने सिर पर चपत लगाते हुए कपबोर्ड से कपड़े सिलेक्ट करने लगी। उसने एक सुंदर सी रेड और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी और मिरर के सामने रेडी होने लगी क्योंकि उसका सब सामान यही था। हमेशा की तरह माथे पर लाल बिंदी, आंखों में भरा हुआ काजल और हल्की सी लिपस्टिक, साथ ही मैचिंग बैंगल्स और एक सुंदर सा नेकलेस पहनकर वो पूरी तरह रेडी हो चुकी है। फिर अपने बाल बनाने लगी। विवेक जो बेसुध सोया हुआ है कि उसे किसी की आहट सुनाई दी। ये चांदनी की पायल और चूड़ियों की ही आवाज थी। विवेक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धुंधली आंखों से सामने देखा तो उसे चांदनी का सुंदर चेहरा दिखा और वो नींद में ही मुस्कुरा दिया। उसने अपनी पलकें झपकाते हुए फिर उसे देखा और आंखें बंद की ही थी कि अगले ही पल उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था क्योंकि चांदनी रूम से बाहर जा चुकी थी। विवेक तुरंत उठकर बैठ गया। चांदनी यहाँ थी क्या, या मैं कोई सपना देख रहा था? उसने खुद से कहा और फिर कुछ पल सोचने के बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। दूसरी तरफ माधुरी अपने रूम में रेडी हो रही है। उसने एक येलो कलर की हैवी साड़ी के साथ काफी सारी ज्वेलरी भी पहनी है जिसमें वो बहुत सुंदर भी लग रही है। अपना मम्मी टमी छुपाती हुई वो अपनी साड़ी फिक्स कर रही थी कि तभी सतीश वहां आया। बाओ, सतीश ने माधुरी को देखते हुए कहा तो माधुरी मुस्कुराई। फिर सतीश उसके पास आया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, यू लुक सो ब्यूटीफुल। फिर उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगा तो माधुरी ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, अभी पूजा होनी है। सतीश शरारत से बोला, मत भूलो तुम्हें प्यार करने से ही ये आया है। उसने माधुरी के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा तो माधुरी शर्माने लगी। सतीश उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह सुनकर माधुरी चहकते हुए बोली, बताइए क्या है? तो सतीश बोला, ऐसे नहीं, वो तो बाहर चलकर ही पता चलेगा, तो जल्दी चलिए। माधुरी सतीश का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाने लगी तो वो बोला, वेट वेट, मम बताएंगी जब बाहर जाना होगा।
माधुरी ने रोने जैसा मुंह बनाया तो सतीश मुस्कुराने लगा। नीचे हॉल में चांदनी किचन में है और वो बाहर नहीं आ रही क्योंकि उसे माधुरी को सरप्राइज देना है। और एक कारण यह भी है कि वो गायत्री जी और विवेक से भी डर रही है, इसलिए वहां छुपी बैठी है। कुछ देर में निखिल और माही भी वहां आ गए और माही ने आते ही पूरा घर सर पर उठा लिया क्योंकि उसे फ्लावर डेकोरेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। निखिल और बयान दोनों ने तो बस अपना सिर पकड़ा हुआ है क्योंकि माही वहां आए डेकोरेशन वालों के पीछे पड़ी हुई है। माही रहने दे, उन्हें अपना काम आता है। निखिल ने कहा तो माही गुस्से से बोली, भाई ये फ्लावर्स माधुरी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, तो किस बेवकूफ ने ये सिलेक्ट किए हैं। माई की बात पर बिहान तपाक से बोला, ओए तू चुप करेगी, ये सब सतीश भाई ने करवाया है। और वो देख भाई यहीं आ रहे हैं। लेकिन माही तो ठहरी माही, वो तुरंत सतीश के पास गई और गुस्से से बोली, भाई यहाँ माधुरी भाभी के फेवरेट फ्लावर्स की जगह ये क्यों है। सतीश ने पहले माही को देखा, फिर उसके पीछे खड़े निखिल और बिहान को देखा जो माही से परेशान होकर रोने जैसा मुंह बनाए हुए हैं। फिर सतीश ने माही को समझाते हुए कहा, माही प्रेगनेंसी की वजह से माधुरी के तेज स्मेल से परेशानी हो रही है, इसलिए फ्लावर लगवाए हैं। सतीश की बात पर माही बिल्कुल चुप हो गई और जैसे ही पलटी उसे देख बिहान हंसते हुए बोला, निखिल भाई देखा इसे, ही गई थी ना फूलन देवी बनकर, भाई ने इसे ही सूट कर दिया। यह सुनकर निखिल और बिहान जोर से हंसने लगे तो माही गुस्से से बोली, बिहान। माही को गुस्से में देख बिहान की आंखें बड़ी हो गईं और वो डरकर अपने रूम की तरफ भागा तो माई भी उसके पीछे भागी। सामने खड़े विकास जी बच्चों को ऐसी मस्ती करते देख बहुत खुश हो रहे हैं और बोले, बस यहाँ पर मेरी छोटी बेटी की कमी है, काश वो भी यहीं होती। विकास जी की बात पर निखिल और सतीश दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। कुछ देर में पंडित जी आए और पूजा की तैयारी करने लगे। माधुरी के घर से भी सभी लोग आ चुके हैं। फिर सतीश और गायत्री जी माधुरी की पूजा के लिए कमरे से बाहर आने लगे। इधर विवेक रेडी होकर जल्दी से नीचे आया और वो बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस जा ही रहा था कि विकास जी बोले, बेटा आज घर में पूजा है, कम से कम आज तो सबके साथ रहो। विवेक कुछ कहता कि उसने सामने से आती माधुरी को देखा और कुछ पल रुका, फिर बोला, ओके फाइन, मैं स्टडी में हूँ। इतना बोलकर वो स्टडी चला गया तो विकास जी मुस्कुराए और खुद से बोले, यह सिर्फ दिखने का शक है, दिल से बिल्कुल मोम की तरह है। माधुरी नीचे आई और फिर अपने माँ पापा और भाई भाभी से मिली कि उसकी नज़र सामने से आती चांदनी पर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। चांदनी मुस्कुराते उसके पास आई तो माधुरी ने झट से उसे गले लगा लिया और दोनों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री जी का तो गुस्से से मुंह बन गया। माधुरी कुछ बोलती कि उससे पहले ही सतीश बोला, कैसा लगा सरप्राइज। उसकी बात पर माधुरी बहुत खुशी से बोली, बहुत अच्छा। तभी गायत्री जी ने माधुरी को पूजा के लिए बैठने का इशारा किया तो वो सतीश के साथ वहां चली गई। विकास जी चांदनी को देख उसके पास आए तो चांदनी ने झुककर उनके पैर और गायत्री जी के पैर छुए। विकास जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, खुश रहो बेटा। चांदनी मुस्कुराई और विकास जी को किसी ने आवाज दी तो वो उनसे बात करने लगे। गायत्री जी ने चांदनी को देखा और बोली, मेरे साथ आओ। उनकी बात पर चांदनी डरते हुए उनके साथ चली गई। तुम यहाँ क्यों आ गई? उस दिन वहीं रहना था, अब कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? गायत्री जी ने कहा तो चांदनी थोड़ा दुखी होते हुए बोली, वो भैया चाहते थे मैं यहाँ वापस आ जाऊं। गायत्री जी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, जब तक सब चले नहीं जाते यहाँ से बाहर मत निकलना। वो बस इतना बोलकर वहां से चली गई और चांदनी आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ गई। बाहर पूजा शुरू हुई और गणेश पूजन के बाद वहां आई सभी महिलाएं माधुरी को आशीर्वाद और गिफ्ट्स देने लगी। माधुरी की भाभी ने परी को उसकी गोद में रखा तो माधुरी उसे प्यार करने लगी और माई उनकी पिक्स क्लिक करने लगी। वहां सब थे, बस चांदनी और विवेक की ही कमी थी कि माधुरी बोली, निखिल देवर जी कहाँ है? और चांदनी, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी माधुरी की भाभी बोली, मैंने चांदनी को अभी आंटी के साथ देखा था। उसने गायत्री जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। गायत्री जी मुस्कुराई और बोली, यही होगी वो। तभी बिहान किसी रूम से चांदनी को बाहर लेकर आया क्योंकि वो कुछ सामान लाने उसी रूम में गया था। वहां इस वक्त चांदनी बैठी थी। देखो ये भाभी पता नहीं वहां कब से अकेली बैठी हुई है, बिहान ने कहा तो सामने खड़े विकास जी ने गायत्री जी की तरफ देखा तो गायत्री जी उनसे नजर फेरते हुए वहां से दूसरी तरफ चली गई। माधुरी चांदनी को देख गुस्से से बोली, कहाँ थी तुम तब से? उसकी बात पर चांदनी बोली, भाभी मैं यही हूँ।
फिर वो वहीं बैठकर माधुरी से कुछ बात करने लगी। तभी वहां किसी लड़की की आवाज आई, कांग्रेस भाभी। माधुरी और चांदनी ने पलटकर देखा तो एक लड़की मुस्कुराते हुए उनके पास आ रही थी। चांदनी, तुम यहाँ? तो चांदनी कुछ बोलती उससे पहले ही वो लड़की बोली, अच्छा तो तुम भी माधुरी भाभी की बेबी शॉवर के लिए आई हो। उसकी बात पर चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया तो माधुरी चांदनी को सवालिया नजरों से देखने लगी और बोली, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो? वो लड़की तुरंत बोली, भाभी, अभी कुछ टाइम पहले माही का शो हुआ था, हम उसी में मिले थे। और आपको पता है, वो आगे कुछ कहती कि वहाँ एक स्टाइलिश लेडी आई जिनकी उम्र लगभग गायत्री जी की जितनी होगी। उन्हें देख माधुरी ने तुरंत उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया तो वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, माधुरी बहुत बहुत खुश रहो। वो लेडी बोली, गायत्री कहाँ है? उनकी बात पर माधुरी बोली, मम अभी यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वो लेडी मुस्कुराई और वहीं सोफे पर बैठ गई कि उनकी नजर चांदनी पर गई तो उन्होंने पूछा, ये लड़की कौन है? उनकी बात पर वो लड़की झट से बोली, मम ये बिहान की दोस्त है। ये सुनकर वो लेडी मुस्कुरा दी। भाभी, विवेक कहाँ है? उस लड़की ने पूछा तो माधुरी बोली, देवर जी पता नहीं कहाँ है। तो चांदनी बोली, वो शायद ऑफिस चले गए, क्योंकि सुबह जब मैं रूम में गई थी तब वो सो रहे थे। चांदनी की बात पर वो लड़की थोड़ी हैरानी से बोली, लेकिन तुम विवेक के रूम में क्यों गई थी? इस बात पर चांदनी बोली, वो मैं रेडी होने गई थी क्योंकि मेरा सामान वहां था। यह सुनकर वो लड़की बहुत हैरान हुई कि चांदनी का सामान विवेक के रूम में क्यों था। वो लड़की अपनी सोच में थी कि वहां माही और बिहान आए और बिहान उस लड़की को देख वहां से उल्टे पैर भाग गया। माही आज जस्ट लव योर सो, उस लड़की ने कहा तो माही बोली, थैंक्स नैना। हाँ ये नैना ही है। और वो लेडी जानवी जी जो अब यहाँ आ चुकी हैं, अभी तक ये दोनों गायत्री जी से नहीं मिली क्योंकि गायत्री जी माधुरी की मम और भाभी के साथ अपने रूम में है। परी अभी बहुत छोटी है तो गायत्री जी ने ही माधुरी की भाभी को उसे यहाँ रूम में लाने को कहा ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर पाए। और क्योंकि पूजा भी हो चुकी है और अब वो लोग घर वापस भी जाने वाले हैं तो गायत्री जी उनके लिए कुछ सामान अरेंज कर रही हैं। चांदनी, क्या तुम्हारे हस्बैंड भी यहाँ हैं? नैना ने पूछा तो माधुरी हैरानी से उसे देखने लगी और चांदनी बोली, अभी बताया तो, वो ऑफिस गए हैं। माधुरी हैरान है क्योंकि कल रात ही उसने गायत्री जी के मुंह से यह सुना था कि विवेक नैना से अपनी शादी के बारे में बात कर चुका है और अब नैना चांदनी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रही है। दूसरी तरफ चांदनी ये तो जानती है कि नैना विवेक की दोस्त है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि विवेक ने चांदनी और अपनी शादी के बारे में उसे बताया है या नहीं। इसलिए उसने भी आज बताना जरूरी नहीं समझा। चांदनी के आगे ये उलझन भी है कि कहीं गायत्री जी फिर से उसे इस बात के लिए ना टोकें, क्योंकि सच तो यही है कि अब तक विवेक ने किसी के सामने उसे अपनी वाइफ नहीं कहा है। और जहां तक रही नैना के फियांसे की बात, तो चांदनी के हिसाब से वो तो कोई और ही है जिसका नाम भी बी लेटर से स्टार्ट होता है। नैना सोच में पड़ गई कि चांदनी ने अपने हस्बैंड के बारे में कब बताया। वो फिर बोली, ओके लीव इट भाभी, मैं विवेक से मिलकर आती हूँ। यह बोलकर नैना विवेक के रूम में जाने लगी। चांदनी उसे आवाज देने लगी, नैना वो ऑफिस गए हैं। लेकिन नैना बिना सुने वहां से निकल गई। माधुरी बोली, चांदनी तुम्हें पता तो है ना नैना कौन है? उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है भाभी, वो इनकी दोस्त है। बस यह समझ नहीं आया कि आप उस दिन इनकी और नैना की फोटो देखकर इतनी हैरान क्यों थी। माधुरी कुछ बोलती कि तभी वहां गायत्री जी आती नजर आई तो चांदनी जल्दी से उठी और बोली, भाभी मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो किचन में चली गई। जानवी जी तुरंत उठी और गायत्री जी को गले लगते हुए बोली, कांग्रेस गायत्री। उनकी बात पर गायत्री जी मुस्कुराई और दोनों वहीं बैठ कुछ बात करने लगी। कुछ देर बाद सतीश ने गायत्री जी को बुलाया क्योंकि विकास जी उन्हें वहां आए हुए अपने किसी फ्रेंड से मिलवाना चाहते थे। जानवी मैं आती हूँ, यह बोलकर वो जाने लगी कि जानवी जी बोली, गायत्री अभी मुझे कुछ काम है और तुम भी बिजी हो तो मैं कभी फ्री टाइम में आऊंगी। ये बोलकर जानवी जी वहां से चली गईं। फिर गायत्री जी भी विकास जी के पास आ गईं। वहां और भी काफी गेस्ट्स आए थे और विकास जी सबसे चांदनी को मिलवाना भी चाहते थे, लेकिन चांदनी कभी रूम में तो कभी किचन में थी तो अभी तक किसी को उसके होने का ज्यादा पता नहीं चला। इधर निखिल और बिहान दोनों बिहान के रूम में बैठे बियर पी रहे हैं तो माही उन्हें घूरते हुए बोली, सतीश भाई को पता चला तो देखना, वो तुम्हारी अच्छे से खबर लेंगे।
यह सुनकर निखिल और बिहान ने एक दूसरे का मुंह देखा और जल्दी से बाहर आ गए। स्टडी में विवेक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी चांदनी का ख्याल आ रहा है कि सुबह उसने रूम में उसे देखा या फिर वो उसका कोई सपना था। वो अपने ख्यालों में था कि निखिल वहां आया। विवेक बाहर चल, सब कितने मजे कर रहे हैं, निखिल ने कहा तो विवेक बोला, मुझे डिस्टर्ब मत कर और जाकर किसी को बोल मेरे लिए कॉफी लेकर आए। सब बिजी हैं, निखिल ने उसकी बात टालते हुए कहा। तो विवेक बोला, तू तो फ्री है। यह सुनकर निखिल ने नामे से रिलाया। निखिल ने बाहर आकर एक सर्वेंट को कॉफी स्टडी ले जाने को कहा। फिर वो मंदिर के पास आया जहाँ माही और बिहान पहले से बैठे थे। माधुरी भी अब काफी थक चुकी थी, तो वो भी माही के साथ अपने रूम में आ गई। बिहान और निखिल बाहर गार्डन में आ गए। माँ विकास, गायत्री जी और उनके कुछ जानकार के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सब इधर उधर मस्ती में थे, लेकिन बेचारी चांदनी अभी भी किचन में ही फंसी है, यह सोचकर कि कब सब जाएं और वो बाहर आए। दूसरी तरफ नैना विवेक के रूम से बाहर आई और बोली, लगता है विवेक ऑफिस ही चला गया। फिर उसे ध्यान आया कि कहीं वो स्टडी में तो नहीं। यह सोचकर वो स्टडी आ गई, जहाँ नैना विवेक को देख बहुत खुश थी। वहीं जब विवेक ने उसे देखा तो गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना मुस्कुराते हुए उसके पास गई और बोली, विवेक भाभी के फंक्शन के लिए मॉम ने खुद मुझे यहाँ बुलाया है, अब उनकी बात कैसे नहीं मानती? विवेक ने गुस्से से कहा, जस्ट लीव राइट नाउ। मैंने पहले भी कहा था यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर पहले तो नैना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने शांत होते हुए कहा, विवेक क्या तुम कभी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते? और वो विवेक की तरफ बढ़ने लगी। इधर किचन में सर्वेंट काम पर लगे हैं कि किसी सर्वेंट ने दूसरे सर्वेंट से कहा, ये कॉफ़ी निखिल भैया के लिए स्टडी ले जाओ। चांदनी वहाँ तब से खड़ी थी, तो उसने कहा, दीजिए कॉफ़ी, मैं ले जाती हूँ। उसकी बात पर सर्वेंट ने कॉफ़ी उसे दी और चांदनी खुशी खुशी कॉफ़ी लेकर चली गई, ये सोचकर कि वो स्टडी जाने के बहाने वहाँ से गेस्ट रूम में चली जाएगी। विवेक और नैना दोनों ही स्टडी में है कि अचानक स्टडी का दरवाज़ा खुला और चांदनी अंदर आई। निखिल भाई, ये आपकी कॉफ़ी। फिर चांदनी ने सामने देखा और घबराहट से उसके हाथ से कॉफ़ी मग छूट गया। स्टडी में कुछ देर पहले विवेक गुस्से में है और नैना को वहां से जाने को बोल रहा था, लेकिन नैना है जो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, यू डोंट नो हाउ मच आई मिस्ड यू। नैना की बात सुनकर विवेक ने गुस्से से उसके हाथ हटाने चाहे कि तभी स्टडी का दरवाज़ा खुला और चांदनी अंदर आई। चांदनी ये सोचकर स्टडी में जा रही थी कि निखिल वहाँ है और वो बड़ी खुशी से यह सोचकर आई कि अब वो रूम में जा पाएगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई उसकी आंखें फैल गईं। निखिल भाई, ये आपकी कॉफ़ी। उसने सामने देखा और घबराहट से उसके हाथ से कॉफ़ी मग छूट गया। हाँ हाँ, चांदनी ने अपना हाथ झटकते हुए धीरे से कहा और सामने विवेक को देखा, जो उसे ही बहुत हैरानी से देख रहा था। फिर चांदनी ने नैना को देखा, जिसके हाथ अभी भी विवेक के गले में थे। चांदनी ने अपनी नजरें उनसे हटाई और सॉरी बोलकर फौरन बाहर आ गई। चांदनी, विवेक ने कहा और फिर गुस्से से नैना का हाथ झटकते हुए अपने गले से हटाए। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, यह बोलकर वो चांदनी के पीछे भागा। विवेक बेट, नैना ने कहा, लेकिन उसकी आवाज देने पर भी वो वहां नहीं रुका। तो नैना गुस्से से बोली, व्हाट द हेल, विवेक को क्या हुआ? ये मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों बिहेव करता है? नैना के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। विवेक चांदनी के पीछे ऐसे क्यों गया और चांदनी को क्या हुआ? इधर चांदनी भागती हुई बाहर आई और सामने से आते निखिल ने उसे आवाज दी भी, लेकिन वो बिना सुने तेजी से अपने रूम में चली गई। विवेक भी बाहर आया, लेकिन उसे पता नहीं चांदनी कहाँ गई कि निखिल बोला, बिरो व्हाट हैपेंड, सब ठीक है? अभी चांदनी भी अभी भागती हुई रूम में गई है। यह सुनकर विवेक भी निखिल से बिना कुछ कहे अपने रूम में आ गया। तभी निखिल ने नैना को गुस्से में स्टडी से बाहर आते देखा और मन में सोचा, नैना भी स्टडी में थी। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कहीं ऐसा तो नहीं चांदनी ने नैना और विवेक को एक साथ, इसलिए वो ऐसे भागती हुई गई। नैना विवेक के रूम की तरफ ही जा रही थी, तो निखिल ये देखकर घबरा गया। उसने नैना को आवाज दी, तो नैना गुस्से से बोली, व्हाट निखिल, कहाँ जा रही हो? नैना, निखिल ने पूछा तो नैना गुस्से से बोली, तुमसे मतलब? नैना रुको तो, निखिल ने कहा और नैना को किसी तरह बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। विवेक के रूम में चांदनी बाथरूम की बॉल से लगकर खड़ी हो गई और यही सोच रही थी कि उसने अभी क्या देखा है। भगवान, ये और नैना एक साथ, लेकिन वो तो इनकी दोस्त है।
वो दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं? विवेक और नैना के बारे में सोचकर चांदनी की आंखों में नमी आ गई और चांदनी अपनी बेचैनी कम करने के लिए अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। फिर चांदनी बॉल से लगकर बैठ गई और अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। तभी बाथरूम डोर नॉक हुआ। चांदनी ओपन द डोर, विवेक ने बाहर से दरवाजा पीटते हुए कहा, लेकिन चांदनी ने दरवाजा नहीं खोला। जब कई बार नॉक करने के बाद भी चांदनी ने दरवाजा नहीं खोला, तो विवेक ने ड्रॉर से की निकाली और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। विवेक अंदर आया तो उसने चांदनी को देखा, जो वॉल से लगकर बैठी अपने घुटनों पर अपना सिर छुपाए रो रही थी। वो खुद भी अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने चांदनी के कंधे पर हाथ रखा। चांदनी ने अपना चेहरा उठाकर उसे अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखा और वो तुरंत उठकर बाहर जाने लगी कि विवेक भी जल्दी से उसके पीछे गया और उसने चांदनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो चांदनी उसके सीने से लग गई। चांदनी विवेक की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि विवेक ने उसे बहुत कस के पकड़ा हुआ था। कुछ देर में जब चांदनी ने हिलना बंद किया तो विवेक ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और अगले ही पल चांदनी उसे धक्का देते हुए बाहर जाने लगी। चांदनी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके सामने नैना खड़ी थी, जो विवेक और चांदनी दोनों को बहुत शॉक्ड होकर देख रही थी। नैना को देखकर समझ आ रहा था कि उसने सब देख लिया है और वो बहुत गुस्से में है। निखिल ने नैना को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी और विवेक के रूम में आ ही गई। और अब विवेक और चांदनी को साथ देखकर नैना का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। यूं नैना ने एक जोरदार तमाचा चांदनी को जड़ दिया। चांदनी ने अपने गाल पर हाथ रखा और रोते हुए नैना की तरफ देखने लगी। ये देखकर विवेक गुस्से से बोला, नैना हाउ डेयर यू, और वो चांदनी के पास आ गया। विवेक कुछ और बोलता कि उससे पहले नैना चांदनी पर चिल्लाते हुए बोली, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे और विवेक के बीच में? अपने हस्बैंड के होते हुए तुम किसी दूसरे आदमी की बाहों में हो। अपने पति को चीट करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। नैना जस्ट स्टॉप इट, विवेक ने चिल्लाते हुए कहा। तो नैना फिर बोली, नाउ आई अंडरस्टैंड, तुम उस दिन बिहान के साथ भी थी, तो क्या उसके साथ भी तुम्हारा यही रिश्ता है? यह सुनकर चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अपने कान पर हाथ रखकर बंद किया और गुस्से से बोली, बस नैना बहुत हो गया। नैना कुछ और बोलती कि तभी किसी ने उसे एक जोरदार चांटा पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चांदनी के बारे में इतनी घटिया बात करने की? नैना के सामने विवेक खड़ा था और उसे अपनी जलती आंखों से देख रहा था। विवेक ने ही नैना को चांटा लगाया है और उसके इस चांटे की गूंज नीचे हॉल तक आ रही थी, जो सभी लोगों ने सुनी। हालांकि काफी लोग वहां से जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद थे। निखिल ने वहां के हालात संभालने के लिए सबको जाने को कहा, तो कुछ लोग वहां से जाने लगे। घर में हो रहे शोर की वजह से विकास और गायत्री जी अब तक हॉल में आ चुके थे और सतीश और बिहार भी उनके पीछे ही चले आ रहे थे। और तो और माधुरी भी माही के साथ अपने रूम से निकलकर बाहर झांकने लगी थी। विकास जी गुस्से से बोले, क्या हो रहा है घर में? कैसा सो रही है? उन्हें गुस्से में देख गायत्री जी, सतीश और बयान थोड़ा घबरा गए और सबने ऊपर की तरफ देखा तो यह शोर विवेक के कमरे से आ रहा था। विकास जी को ऐसे गुस्से में देख निखिल विवेक के रूम की तरफ बढ़ गया। विवेक के जोरदार तमाचे से नैना के होठों से खून आने लगा था और वो अपनी लाल आंखों से विवेक को घूरते हुए बोली, विवेक इस लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया? आखिर लगती क्या है तुम्हारी? आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा इसके साथ? नैना की यह सुनकर चांदनी ने उम्मीद भरी नजर से विवेक की तरफ देखा, मानो जानना चाहती है आखिर वो विवेक की क्या लगती है, उसका विवेक से क्या रिश्ता है। लेकिन विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस चांदनी को एकटक देखता रहा और उसका जवाब न पाकर चांदनी बहुत मायूस हो गई। उसने अपनी नजरें फेरी और रोते हुए बोली, कुछ नहीं लगती मैं किसी की, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। और वो भागती हुई बाहर जाने लगी कि वो निखिल से टकरा गई, जो वहीं बाहर खड़ा था और उसने भी उनकी बातें सुन ली थी। चांदनी, निखिल ने उसे संभाला और प्यार से उसका नाम पुकारा तो चांदनी रोते हुए बोली, भाई सब खत्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा मेरे लिए। जिसके भरोसे मैं यहाँ आई थी उसके लिए ही मैं कुछ नहीं हूँ। चांदनी भागती हुई नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर कदम रखने ही वाली थी कि उसके कानों को विवेक की तेज आवाज सुनाई दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चांदनी ने जब यह देखा कि विवेक नैना की बात पर कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसको दिल को बहुत चोट लगी। उसने अब अपने रिश्ते से उम्मीद ही छोड़ दी और वो वहां से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। वो भागती हुई सीढ़ियों में कदम रखने ही वाली थी कि उसके कानों को विवेक की तेज आवाज सुनाई दी, सी इज माई वाइफ चांदनी आहूजा।
चांदनी विवेक आहूजा। विवेक की ये बात सुनकर चांदनी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसके कदम जैसे वहीं जम गए। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। उसे तो अपने कानों पर मानो यकीन ही नहीं हुआ कि विवेक ने अभी क्या कहा। नैना भी ये बात सुनकर बहुत हैरान थी और हैरान होकर बोली, व्हाट, योर वाइफ? यस, सी इज माई वाइफ। विवेक के मुंह से ये बात फिर से सुनकर चांदनी की आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने एक नजर विवेक को देखा, जिसकी नजर चांदनी पर ही थी। चांदनी की आंखों से भले ही आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल ही जानता है कि आज विवेक का चांदनी को अपनी पत्नी कहना उसे कितना सुकून दे रहा था। उसके आंसुओं के पीछे छुपी खुशी विवेक भी समझ रहा था, और चांदनी रोते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। जहाँ विवेक और चांदनी दिल ही दिल में एक दूसरे को अपना प्यार दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ नैना, उसके सिर पर तो खून सवार हो गया था, और वो गुस्से से बोली, ये नहीं हो सकता। विवेक सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। नैना आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए चांदनी की तरफ बढ़ी, और उसे अपनी तरफ आते देख चांदनी बहुत घबरा गई। चांदनी डरकर पीछे कदम बढ़ाने लगी। उसे पता नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी थी। उसे देख विवेक, निखिल और माधुरी तीनों एक साथ जोर से चिल्लाए, चांदनी। और अगले ही पल चांदनी का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई जाकर नीचे हॉल में गिर गई। चांदनी को गिरते देख विकास जी भी उसकी तरफ बढ़े, और वो सीधा विकास जी के पैरों के पास आकर गिरी। ये देख विकास जी की तो घबराहट से आवाज ही नहीं निकल पाई। वो बस अपनी जगह पर जम गए। विवेक घबराते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया, तो निखिल भी उसके पीछे भागा। चांदनी के सिर में चोट लग गई थी, और वहां से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। विवेक ने चांदनी का सिर अपनी गोद में रखा और घबराते हुए बोला। चांदनी धीरे से पलके झपकाते हुए बस विवेक को ही देख रही थी, और कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद होने लगी। ये देख विवेक उसके गाल पर टैप करने लगा। चांदनी, उठो प्लीज, आंखें खोलो। उसने तुरंत चांदनी को तुरंत अपनी गोद में उठाया और निखिल को आवाज लगाई, निखिल जल्दी चल। निखिल, जो तब से बिल्कुल शॉक्ड होकर चांदनी को देख रहा था, उसे अब जाकर होश आया जब उसने विवेक की तेज आवाज सुनी, और बस हाँ में सिर हिलाया। फिर वो जल्दी से बाहर आ गया। विवेक को ऐसे देख आज सभी घबरा रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसे कभी अपना आपा नहीं खोया था, या फिर यह कहें किसी के लिए इतना नहीं तड़पा था जितना वो चांदनी के लिए तड़प रहा है। विवेक तुरंत चांदनी को बाहर लेकर आया, जहाँ निखिल कार के साथ रेडी था, और विवेक कार में बैठा कि निखिल तेजी से ड्राइव करने लगा। इधर माधुरी चांदनी की हालत देख बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। वो तो ऑलमोस्ट फेंट ही हो गई थी कि माही ने उसे पकड़ लिया। माधुरी की हालत देख सतीश तुरंत उसकी तरफ भागा। माधुरी, सतीश ने घबराते हुए कहा, तो माधुरी अपनी हल्की बंद होती आंखों से सतीश को देखते हुए बोली, चांदनी को क्या हो गया? सतीश उसे संभाल कर अंदर कमरे में ले गया। चांदनी, उसे चोट लग गई, माधुरी ने हकलाते हुए कहा, तो सतीश उसका सिर सहलाते हुए बोला, वो ठीक हो जाएगी, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। और माही को समझाया वो उसके साथ ही रहे, क्योंकि इस हालत में उसके लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। ये सब देखकर सतीश बहुत ज्यादा घबरा रहा है, क्योंकि एक तरफ चांदनी है तो दूसरी तरफ माधुरी और उसका बेबी। तभी भियान तुरंत वहां आया और सतीश से बोला, भाई अब विवेक भाई के पास जाओ, हम माधुरी भाभी के साथ हैं। भियान की बात पर सतीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हाँ कहा। विकास जी तो बस तब से बुत बने खड़े हैं, और वो अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तो घर में इतनी हंसी खुशी का माहौल था, और अब अचानक से ये क्या हो गया। तभी सतीश वहां आया और कुछ बोला, तो विकास जी को होश आया। चांदनी मेरी बेटी, ये बोलते हुए विकास जी बहुत भावुक हो गए थे। सतीश ने उन्हें शांत किया और बोला, डैड मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप यहाँ सबके साथ रहिए। लेकिन विकास जी ने उसकी बात नहीं मानी और सतीश के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रही बात गायत्री जी की, तो आज वो बस अपनी खुली आंखों से यह सब होते हुए देख रही हैं कि कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं भाग रहा है। सबके डरे घबराए चेहरे उनकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। अगर सच कहें तो आज उनका दिमाग भी चकराया हुआ है, क्योंकि भले ही चांदनी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने चांदनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। तभी उनकी नज़र सामने खड़ी नैना पर पड़ी। उन्हें तो यह नहीं पता कि बात क्या है, लेकिन वो समझ पा रही हैं कि शायद ये मैटर नैना से ही जुड़ा हुआ है। इन सबसे दूर नैना एक कोने में खड़ी बस यही सोच रही थी कि अभी उसने क्या सुना, क्या देखा। वो खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब चांदनी के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों है। क्या लगती है वो इन सब की, या फिर ये बात सच है कि वो विवेक की पत्नी है।
नैना बस विवेक के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो चांदनी को इस हालत में देखकर तड़प रहा था। फिर उसने सामने खड़ी गायत्री जी को देखा, जो उसे देख रही थी। कार में निखिल बहुत तेजी से कार चला रहा है और विवेक बस चांदनी को अपनी बाहों में भरे उससे बात करने की, उसे जगाए रखने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ चांदनी, उसकी हालत अब बहुत खराब हो रही है और अब धीरे धीरे वो अपने सेंस खो रही थी। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और हिलना भी बंद कर दिया था। विवेक की धड़कनें बढ़ गईं। चांदनी नहीं, आंखें खोलो। निखिल ड्राइव फास्ट, विवेक ने गुस्से से कहा। तो निखिल ने उसे मिरर के थ्रू देखा और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि वो विवेक की हालत बहुत अच्छे से समझ रहा है। चांदनी ने अपनी धुंधली आंखों से अपने सामने विवेक को देखा और उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। विवेक ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया। विवेक को देख चांदनी हल्का सा मुस्कुराई और अपने होठ हिलाने लगी। शायद वो विवेक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नो, नो चांदनी, वेकअप, जस्ट वेकअप प्लीज, विवेक ने चिल्लाते हुए कहा और चांदनी का चेहरा पकड़कर हिलाने लगा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। विवेक ने चांदनी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद की और इसी के साथ उसकी आंखों से भी एक आंसू छलक गया। नेक्स्ट पार्ट।